सभी को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम कृष्णमूर्ति पद्धति के थ्रू कैसे प्रश्न कुंडली की एनालिसिस किया जाता है इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ केपी होरारी। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। अगर हम मेष राशि से शुरू करके मीन राशि तक जाएं तो हमको एक 360 डिग्री का सर्कल मिलेगा। अगर इसी 360 डिग्री को हम 27 इक्वल हिस्सों में बांट दें तो हर एक हिस्सा 13 डिग्री 20 मिनट का मिलता है, जिसको एक नक्षत्र या फिर स्टार या फिर कॉन्स्टलेशन हम बोलते हैं। एक पर्टिकुलर नक्षत्र जिसका स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट है, उसको अगर हम फर्दर 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट को हम एक उपनक्षत्र या फिर सबलॉर्ड बोलेंगे। अब चूंकि एक नक्षत्र के 9 अनइक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो अगर हम 27 नक्षत्रों को इंडिविजुअली 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल 27 × 9 = 243 सबलॉट मिलेंगे। बट अगर आप सूर्य की 3 नक्षत्र जो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, अगर आप इन तीनों नक्षत्रों को देखें तो इनमें राहु एज सबलॉर्ड दो दो बार अपीयर हो रहा है, अर्थात 3 एडिशनल बार। फिर अगर आप बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इनमें चंद्रमा एज सबलॉर्ड दो दो बार हर एक नक्षत्र में अपीयर हो रहा है, अर्थात ये भी एडिशनल 3 बार ही आ रहा है। तो चूंकि राहु एडिशनली 3 बार ही आ रहा है और चंद्रमा एडिशनली 3 बार ही आ रहा है, इसके वजह से 243 प्लस 6 करेंगे तो हमको 249 सबलॉर्ड मिलेगा, अर्थात एक जोडियाक सर्कल के अंदर हमको 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 249 सबलॉर्ड मिल जाएंगे। अब देखते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में एक प्लैनेट रिजल्ट कैसे डिलीवर करता है। देखिए, बर्थ चार्ट हो गया या फिर होरारी चार्ट हो गया, एक प्लैनेट किसी नक्षत्र में होता है तो जब कभी भी कुंडली एनालिसिस किया जाएगा और प्लैनेट की रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी पे बात आएगी, तो एक प्लैनेट सबसे पहले उसके नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। अर्थात एक प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का स्वामी है, उन भावों की रिजल्ट सबसे पहले वो प्लैनेट देगा और सबसे स्ट्रांगली देगा। और वो खुद जिस भाव में बैठा है और जिन भावों का स्वामी है, उसका रिजल्ट वो निम्न मात्रा में देता है। अब करते हैं सबलॉर्ड की बात। एक पर्टिकुलर प्लैनेट की जो नक्षत्र स्वामी है और उप नक्षत्र स्वामी अर्थात स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड होता है, वो प्लैनेट स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है और उस प्लैनेट का जो सबलॉर्ड होता है वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट डिटरमाइन करता है। अगर एक पर्टिकुलर प्लैनेट की नक्षत्र स्वामी एक इवेंट को फ्रक्टिफाई होने की सिग्निफिकेशंस जो है वो शो कर रहा है, इसी के साथ ही अगर सबलॉर्ड भी इसको सपोर्ट कर जाए तो उस केस में वो जो इवेंट है वो श्योरली फ्रक्टिफाई होता है उस प्लैनेट के दशा में, और वो जो नेटिव है उस इवेंट को एक फुल एक्सटेंट तक एंजॉय कर सकता है। बट अगर एक प्लैनेट के नक्षत्र स्वामी स्ट्रांगली एक रिजल्ट को सिग्निफाई कर रहा हो, बट उस प्लैनेट का जो सबलॉर्ड है वो अगर उस रिजल्ट को डिनाई कर दे, तो उस केस में देयर इज वेरी हाई चांस कि वो जो नेटिव है, वो जो रिजल्ट उपभोग करता है, वो फुल एक्सटेंट में नहीं कर पाएगा, उसमें अवरोध लग जाएगा। फिर अगर एक पर्टिकुलर प्लैनेट खुद के लेवल में रिजल्ट के सक्सेस को शो कर रहा होगा, बट अगर नक्षत्र लेवल में और सबलॉर्ड लेवल में वो जो रिजल्ट है वो सिग्निफाई नहीं हो रहा, तो उस केस में उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा में वो रिजल्ट कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हो पाएगा। एंड फाइनल ये है कि जब हम राहु केतु की बात करते हैं, राहु केतु सबसे पहले जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठे होंगे उसके रिजल्ट वो देते हैं। फिर जिन जिन प्लैनेट की दृष्टि इन पर आती है वो उनकी रिजल्ट देते हैं। फिर वो जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे होंगे उस नक्षत्र स्वामी का वो रिजल्ट देते हैं। और फाइनली जाके राहु केतु जिस प्लैनेट के राशि में बैठे होंगे वो राशि स्वामी के अनुसार वो अपना रिजल्ट देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कस्पल सबलॉर्ड के बारे में। देखिए, एक पर्टिकुलर भाव की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, तो हर एक भाव के जो स्टार्टिंग पॉइंट है
उनमें जो सबलोड लाया करता है उसको हम कस्पल सबलोड बोलते हैं। अब ये कस्पल सबलोड का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर भाप का जो सबलोड होता है वो उस पर्टिकुलर भाप की रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी को दर्शाता है। अगर एक पर्टिकुलर भाप का सबलोड उस भाप के रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस है उनको अगर डिनाई कर दे तो उस भाप के रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं वो किसी भी ग्रह की दशा में फ्रक्टिफाई नहीं हो पाएगा। बट अगर किसी भाप के रिजल्ट को उसका जो सबलोड है वो सिग्निफाई कर जाए तो उस केस में उस भाप के रिलेटेड जो रिजल्ट होता है वो दूसरे प्लैनेट्स जो कि उस इवेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में फलीभूत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम एक होरारी चार्ट को जनरेट कैसे करें। देखिए, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उसमें प्ले स्टोर में जाके ज्योतिष ऐप करके एक एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ज्योतिष ऐप को खोल के अगर आप उसके होरोस्कोप सेक्शन में जाएं तो उसमें टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स मिलेगा। उन 3 डॉट्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा और उनमें से एक में केपी होरारी चार्ट लिखा होगा। आपको उसको क्लिक कर देना है। फिर देखिए, यहाँ पे एक होरारी नंबर दिया गया है। वो क्या है देखिए, जब कभी भी आपको प्रश्नकर्ता कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको उन प्रश्नकर्ता को 1 से लेके 249 तक के बीच में से एक नंबर को चूज करने के लिए बोलिए। वो जो नंबर चूज करेंगे प्रश्नकर्ता, उस नंबर को आप ये जो होरारी नंबर लिखा गया है यहाँ पे एंट्री करके डन में क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपका जो होरारी चार्ट है वो जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि ग्रहों की जो निरायण लॉन्गिट्यूड है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा आइदर केपी ओरिजिनल एनाम्स या फिर केपी न्यू एनाम्स का यूज करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर एनालाइजिंग होरारी चार्ट। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1। देखिए, जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है उस टाइम पे वो अपने प्रश्न को लेकर सीरियस है या फिर वो आपके साथ मजाक कर रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे? आपको उस होरारी चार्ट में चंद्रमा की पोजीशनिंग को नोट करना पड़ेगा। वो जो प्रश्न करता है, जिस भाव से रिलेटेड वो प्रश्न पूछा होगा उस भाव के साथ या फिर उस भाव के सपोर्टिंग भावों के साथ चंद्रमा किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बना रहा होगा। अगर चंद्रमा उस भावों से कोई भी कनेक्शन नहीं बना रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो जब प्रश्न करता है अपने प्रश्न को लेकर सीरियस नहीं है और वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। अब देखिए रूल नंबर 2। देखिए, रूल नंबर 1 में हमने चंद्रमा के पोजीशनिंग से लेके हमने प्रश्नकर्ता की जो जेन्यूनिटी है उसको टेस्ट कर लिया। और अगर प्रश्नकर्ता जेन्यून है तो हम क्या करेंगे, वो प्रश्न जिस भाव से रिलेटेड होगा उस भाव का जो सबलॉर्ड है उसको नोट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रश्नकर्ता मैरिज के रिलेटेड क्वेरी लेके आया है तो 7th कस्पल सबलॉर्ड को नोट करेंगे। अगर चाइल्ड बर्थ के लिए आया है तो 5th कस्पल सबलॉर्ड। करियर के लिए क्वेश्चन आया तो 10th कस्पल सबलॉर्ड। ऐसे हम कस्पल सबलॉर्ड्स को नोट कर देंगे। अब आता है रूल नंबर 3। देखिए, वो जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न के रिलेटेड जो भाव है उस भाव का जो सबलोड है वो अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, और हम जब कभी रेट्रोग्रेशन की बात करेंगे वहां पे हम राहु केतु को नहीं लाएंगे क्योंकि वो हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो हम उनको एज ए डायरेक्ट प्लैनेट ही गिनेंगे। हेंस राहु केतु को छोड़ के जो दूसरे प्लैनेट्स रहे उनमें से अगर कोई भी प्लैनेट किसी भी कस्प का सबलड़ बनके रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस केस में उस भाव से रिलेटेड जो क्वेरी है उसको सॉल्व होने में डिले होगा। अर्थात कोई अगर मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके मैरिज में देरी होगी, ये आपको बताना है। अगर कोई चाइल्ड बर्थ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया है तो आपको उनको आंसर देना है कि चाइल्ड बर्थ में भी समय है, अभी फिलहाल नॉट पॉसिबल। और ये कब फ्रक्टिफाई होगा, जब वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में आएगा उसके बाद जाके वो प्रोसेस शुरू होगा। उससे पहले तक वो प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगा।
अब देखते हैं रूल नंबर 3 के नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सपोज एक पर्टिकुलर भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो डायरेक्ट मोशन में है, बट अगर उस सबलॉर्ड का जो नक्षत्र स्वामी है वो अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस केस में उस भाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इवेंट कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने करियर ग्रोथ के बारे में पूछने आया है तो हमको टेंथ कस्प को देखना पड़ेगा। अगर टेंथ कस्प का जो सबलॉर्ड है वो डायरेक्ट मोशन में है, बट उस सबलॉर्ड का नक्षत्र स्वामी अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस केस में उसके करियर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा उसकी जो रिजल्ट है वो कभी भी उपभोग नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 4। अब हमको क्या करना है, प्रश्नकर्ता जिस भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछा है अगर उस भाव का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का नक्षत्र स्वामी इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड ना हो तो हम अभी फर्दर चेकिंग करेंगे। क्या चेकिंग करेंगे कि वो जो सबलॉर्ड है वो 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 11th हाउस को सिग्निफाई वो कर रहा है और 12th हाउस के साथ कोई भी लिंक नहीं है तो उन नेटिव की जो डिजायर है वो फुलफिल होने वाला है। बट अगर 11th हाउस सिग्निफाई नहीं भी हो रहा हो बट उस भाव से रिलेटेड जो सपोर्टिंग हाउसेस हैं उस इवेंट के लिए वो भी अगर सिग्निफाई हो जाए तो उस केस में भी प्रश्नकर्ता के मन में जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी। अब रूल नंबर 4 में फर्दर क्या लिखा गया है कि अगर उस पर्टिकुलर भाव का जो सबलॉर्ड है वो 12th हाउस को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर जाए एंड इसी के साथ ही वो अगर 11th हाउस को किसी तरह सिग्निफाई ना करे तो उस केस में भी उस भाव के रिलेटेड जो रिजल्ट्स है वो उस प्रश्नकर्ता को नहीं मिल पाएगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। सपोज एक पर्टिकुलर भाव के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उस भाव को जो सबलॉर्ड है उसने इवेंट घटित होने का परमिशन दे दिया। तो अब हमको क्या करना है, उस होरारी चार्ट में जितने भी सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट मोशन में हैं जो रेट्रोग्रेड नहीं है वो किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है उसको हमको नोट डाउन कर देना है एलॉन्ग विथ राहु एंड केतु, क्योंकि ये हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं तो जिसके वजह से इनको हम एज ए डायरेक्ट प्लैनेट्स लेके चल सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 6। यहाँ पे हम पढ़ते हैं रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में। देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बड़े ही हेल्प करते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं, जिस टाइम पे हम प्रश्नकर्ता का क्वेश्चन ले रहे हैं उस टाइम पे जो लगन उदित हो रहा है उस लगन का नक्षत्र स्वामी जो है वो पहला रूलिंग प्लैनेट बनेगा। फिर उस लगन का राशि स्वामी दूसरा रूलिंग प्लैनेट बनेगा। फिर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी तीसरा रूलिंग प्लैनेट, चंद्रमा का राशि स्वामी चौथा रूलिंग प्लैनेट। और वो क्वेश्चन जिस दिन पूछा गया होगा उस दिन को जो स्वामी है वो पांचवा रूलिंग प्लैनेट बनेगा। फिर यहाँ पे एक नोट ये दिया गया है कि जब कभी भी हम रूलिंग प्लैनेट्स की कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे हम होरारी नंबर को बिना डाले प्रश्नकर्ता जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उस टाइप पे जो होरोस्कोप जनरेट हो रहा है उसमें से हम रूलिंग प्लैनेट्स को निकालेंगे। हम कभी भी होरारी नंबर के थ्रू जो चार्ट जनरेट किया गया है उससे रूलिंग प्लैनेट्स को नहीं निकालेंगे। फिर दूसरा नोट यह है कि रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट होगा एक्सेप्ट राहु एंड केतु तो उन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को हम रूलिंग प्लैनेट के लीड से हटा देंगे और बाकी भी जितने प्लैनेट्स बचे उनको हम कंसिडर करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 7 कि हमने जो रूलिंग प्लैनेट्स निकाला उन रूलिंग प्लैनेट्स में से जो प्लैनेट्स उस इवेंट को फ्रक्टिफाई करने की सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन शो कर रहे होंगे उस प्लैनेट की जो दशा है होरारी दशा उस प्रश्न कुंडली में उस दशा में वो जो रिजल्ट है वो फलीभूत हो जाएगा। या फिर अगर कोई दूसरे प्लैनेट्स जो स्ट्रॉन्गली उस इवेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं उनके दशा में ये जो रिजल्ट है वो फलीभूत होगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 8। इसमें गोचर के बारे में लिखा गया है। देखिए, हम बृहस्पति से हमेशा
ईयरली ट्रांजिट देखते हैं कि एक साल के अंदर क्या घटने वाला है। सूर्य से हम मंथली ट्रांजिट देखते हैं कि एक महीने के अंदर क्या घटने वाला है। और चंद्रमा से हम डेली क्या इवेंट घटने वाले हैं उनको ध्यान देते हैं। तो जब कभी भी हम फाइनली जिस दिन ये घटना घटित होने वाली होगी उस दिन की ट्रांजिट चेकिंग करेंगे, तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों उस इवेंट को फलीभूत होने के लिए जो नक्षत्र लेवल और सबलोड लेवल है इनमें पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस आपको जरूर दे रहे होंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए, कनक बोसमिया जी की जो प्रश्न ज्योतिष की बुक है इसमें अगर आप एग्जाम्पल 65 को रिफर करेंगे तो वहां पे एक प्रश्नकर्ता के क्वेश्चन के बारे में लिखा गया है। वो डेट थी 14 अप्रैल 1972, सुबह के 10:24। लॉन्गिट्यूड है 72 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, लैटिट्यूड है 23 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, और अनाम्स यूज किया गया है केपी न्यू। और ये जो प्रश्न करता है इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनकी बड़ी बहन की शादी कब होगी। देखिए यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे जो डेट टाइम और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिया गया है जिस प्लेस का, वो एस्ट्रोलॉजर का दिया गया है। यहाँ पे प्रश्नकर्ता की डेट टाइम और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे नहीं दिया गया। सपोज प्रश्नकर्ता आपको यूएसए से कॉल किया है बट आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं, तो आपको इंडिया के डेट टाइम और प्लेस डालना पड़ेगा जब आप उस क्वेश्चन को एनालिसिस करने बैठे हैं, ना कि वो प्रश्नकर्ता जब आपसे वो क्वेश्चन पूछा है। दूसरी बात, आपसे प्रश्नकर्ता ने क्वेश्चन पूछा, अब आपको उस प्रश्नकर्ता को 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर को चूज करने के लिए बोलना है। तो यहाँ पे जिस प्रश्नकर्ता के एग्जाम्पल दिया गया है उन्होंने उस टाइम पे 103 नंबर चुना था जो कि इस कुंडली के लिए होरारी नंबर बन जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो राशि चार्ट दिया गया है वो विदाउट होरारी नंबर दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि हमको सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट्स की कैलकुलेशन करनी है, और जब हम रूलिंग प्लैनेट्स की कैलकुलेशन करेंगे वो हम नॉर्मल चार्ट पे करेंगे। अर्थात प्रश्नकर्ता जिस टाइम पे हमको क्वेश्चन पूछ रहा है उस टाइम पे कौन सा लगन उदित हो रहा है जनरली विदाउट यूजिंग द हॉररी नंबर, उस चार्ट से हमको रूलिंग प्लैनेट्स निकालना है। तो प्रश्नकर्ता जब ये क्वेश्चन पूछे थे उस टाइम पे मिथुन लगन उदित हो रहा था जो कि 5 डिग्री पे था, अर्थात मृगशिर नक्षत्र में। तो लगन चूंकि मृगशिर नक्षत्र में था और मृगशिर नक्षत्र का स्वामी है मंगल, तो जिसके वजह से हमारा जो पहला रूलिंग प्लैनेट बन जाएगा वो हो जाएगा मंगल। फिर चूंकि लगन में मिथुन राशि था और मिथुन राशि का स्वामी है मरकरी, तो दूसरा रूलिंग प्लैनेट बन जाएगा मरकरी। अब हम चंद्रमा को देखते हैं। उस टाइम पे चंद्रमा 5 डिग्री एरिस में था, अर्थात अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। तो मून का जो स्टार लॉर्ड केतु है वो हो जाएगा तीसरा रूलिंग प्लैनेट, और मून का जो साइन लॉर्ड मंगल है वो हो जाएगा चौथा रूलिंग प्लैनेट। अब ये क्वेश्चन जिस दिन पूछा गया था उस दिन शुक्रवार था, तो हमारा जो पांचवा रूलिंग प्लैनेट जो डे लॉर्ड है वो हो जाएगा शुक्र। तो बिना हॉररी नंबर यूज किए हमने जो चार्ट जनरेट किया, प्रश्नकर्ता जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था उससे हमको 5 रूलिंग प्लैनेट मिले जो कि है मंगल, बुध, केतु, फिर अगेन मंगल और फिर शुक्र। अब देखिए यहाँ पे दो चार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहला चार्ट है, अगर हम बिना होरारी नंबर डाले उस टाइम पे चार्ट जनरेट करते हैं, और जो दूसरा चार्ट है अगर हम होरारी नंबर डालते हैं, यहाँ पे 103 होरारी नंबर है, अगर हम उसको डालते हैं तो कौन सा चार्ट जनरेट होके आ रहा है। देखिए यहाँ पे प्लैनेट्स की राशि सेम है बट एसेंडेंट बदल जा रहा है। बिना होरारी नंबर यूज के जो जनरेट हुआ था चार्ट उसमें मिथुन लगन आ रहा था 5 डिग्री में, बट वंस हमने हॉररी नंबर 103 यूज कर दिया तो वहां पे जो चार्ट बन के आ रहा है उसमें लगन जो है वो 27 डिग्री लियो में आ रहा है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके राशि या लॉन्गिट्यूड में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला चार्ट है वो होरारी राशि चार्ट है, अर्थात होरारी नंबर डालने के बाद जो राशि चार्ट निकला। बट चूंकि कृष्णमूर्ति पद्धति भाव चलित चार्ट का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे जो दूसरा चार्ट है
वो उस होरारी नंबर के थ्रू जो भाव चलित निकला वो वहां पे दिया गया है। देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ है। राशि चार्ट में राहु केतु 6 12 बैठे थे। अब भाव चलित में राहु 5वें में आ गया, केतु 11th में आ गया। राशि चार्ट में जुपिटर 5th हाउस में बैठा था, भाव चलित में चौथे भाव में आ गया। राशि चार्ट में मरकरी अष्टम में बैठा था, भाव चलित में सप्तम में। सूर्य चंद्रमा राशि चार्ट में 9वें भाव में बैठे थे, भाव चलित में आ गया अष्टम भाव में। शनि बुध और मंगल 10वें भाव में बैठे थे राशि चार्ट में, और भाव चलित में वो 9वें भाव में आ गए। अब देखिए यहाँ पे दो चार्ट्स दिए गए हैं। ये जो पहला चार्ट है वो भाव चार्ट है, जो हमने पिछले स्लाइड में यूज किया है। ये जो भाव चार्ट है वो प्रश्नकर्ता का भाव चलित चार्ट है। क्योंकि प्रश्नकर्ता अपनी जो बड़ी बहन है उनके बारे में पूछ रहे हैं, इसके वजह से हमको क्या करना है, अभी उस होरारी नंबर 103 से हमको जो भाव चलित मिला है प्रश्नकर्ता का, उसका जो 11वें भाव है उसको रोटेट करके अभी लगन बना देना है। 11वें भाव को क्यों लगन बनाना है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो खुद के लिए नहीं पूछ रहा, बड़ी बहन के लिए पूछ रहा है। और जब कभी भी हम एल्डर सिस्टर या ब्रदर के बारे में बात करते हैं तो हम 11th हाउस को एज लगन बना के देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये जो दूसरा चार्ट है, देखिए हमने क्या किया, ये प्रश्नकर्ता की जो होरारी चार्ट थी उसके 11th हाउस को हमने रोटेट करके लगन बना दिया, तो हमको एल्डर सिस्टर की भाव चलित चार्ट मिल गई। तो इसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ, देखिए प्रश्नकर्ता की होरारी चार्ट में लियो साइन आ रहा था लगन पे। अब हमने चूंकि उसको रोटेट करके 11th हाउस को लगन बना दिया, तो एल्डर सिस्टर के केस में ये मिथुन लगन बन गया। तो इसमें मेजर परिवर्तन क्या हुआ कि प्रश्नकर्ता की जो भाव चलित चार्ट में जो 11th कस्प का सबलॉर्ड था वो अभी, चूंकि 11th कस्प बड़ी बहन के लिए लगन बन चुका है, तो 11th कस्पल सबलॉर्ड ऑफ होरारी चार्ट ऑफ कोरेंट विल बिकम द फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड ऑफ होरारी चार्ट ऑफ एल्डर सिस्टर। अब प्रश्नकर्ता की जो होरारी भाव चार्ट है उसमें जो 12th कस्पल सबलॉर्ड होगा वो अभी एल्डर सिस्टर के केस में सेकंड कस्पल सबलॉर्ड बन जाएगा। अब फर्स्ट हाउस का जो सबलॉर्ड है वो एल्डर सिस्टर के लिए थर्ड कस्पल सबलॉर्ड बन जाएगा। सेकंड कस्प का सबलॉर्ड एल्डर सिस्टर के लिए फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बन जाएगा। और ऐसे करके ये जो सबलॉर्ड्स की जो सीक्वेंस है वो चार्ट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब हमने पिछले स्लाइड में जो भाव चलित चार्ट को रोटेट करके 11th हाउस को लगन बनाया था उसके हिसाब से हमको जो कुंडली मिली एज एल्डर सिस्टर, वो अभी हमारा बेसिक कुंडली बन जाएगा। यहाँ पे जो दो कुंडली दिए गए हैं, पहला वो राशि चार्ट है, दूसरा भाव चलित चार्ट है। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों चार्ट क्यों लगाए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमको राहु केतु की हाउस सिग्निफिकेशन जो है वो लिख देना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले राहु की बात करते हैं। देखिए भाव चलित चार्ट में राहु जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, तो सबसे पहले वो सप्तम भाव का फल देगा। फिर देखिए राशि चार्ट में ये जो राहु है ना किसी के साथ कंजंक्शन में है, ना इसके ऊपर किसी की दृष्टि आ रही है, तो ये दृष्टि और युति वाला कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाला है। अब फर्दर देखिए ये जो राहु है वो 7 डिग्री कैप्रिकॉन में है, अर्थात उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, जिसका स्वामी है सूर्य। और भाव चलित चार्ट में सूर्य बीइंग थर्ड लॉर्ड 10th में बैठा है, तो राहु अभी तीसरे और 10वें भाव का फल देगा। फिर देखिए राहु राशि चार्ट में मकर राशि में बैठा है, अर्थात शनि की राशि में, और शनि भाव चलित चार्ट में बीइंग 8th एंड 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो राहु अब 8th 9th और 11th भाव का रिजल्ट भी देगा। तो कुल मिलाकर ये जो रिजल्ट दे रहा है वो 7वें भाव का, तीसरे भाव का, 10वें भाव का, 8वें भाव का, 9वें भाव का और 11वें भाव का दे रहा है। अब केतु की बात करते हैं। देखिए राशि चार्ट में केतु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, पर भाव चलित में फर्स्ट हाउस में शिफ्ट हो गया, तो केतु सबसे पहले फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। फिर देखिए राशि चार्ट में केतु पे शनि की दृष्टि जा रही है, और शनि भाव चलित में 8th और 9th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो अभी केतु जो है वो 8th 9th और 11th भाव का रिजल्ट भी देगा। फिर देखिए ये जो केतु है वो पुष्य नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है, तो फिर से ये जो केतु है वो 8 9 और 11th भाव को सिग्निफाई कर रहा है। और फाइनली देखिए ये केतु जो है वो कर्क राशि में बैठा हुआ है, और भाव चलित में चंद्रमा
बीइंग सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये जो केतु है वो दूसरे और 10वें भाव का रिजल्ट भी दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये केतु पहला भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव और 10वें भाव का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब चलिए देखते हैं इनकी जो एल्डर सिस्टर की होरारी भाव चलिए चार्ट है, उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, शबलॉर्ड्स को शिफ्ट करने के बाद इनके केस में जो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड निकला, वो निकला चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा प्लैनेट लेवल पे सिग्निफाई कर रहा है 2-10, क्योंकि सेकंड भाव का स्वामी हो गया, 10वें में बैठा है। चंद्रमा की नक्षत्र स्वामी है केतु इस होरारी चार्ट में, जो कि 1, 2, 8, 9, 10 और 11 सिग्निफाई कर रहा है। और चंद्रमा का जो सबलॉर्ड है वो राहु है, वो 3, 7, 8, 9, 10, 11 सिग्निफाई कर रहा है। मैरिज के लिए जो फेवरेबल हाउसेस हैं वो क्या है, 2, 7, 11। और देखिए, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड चंद्रमा के केस में प्लैनेट, स्टार और सबलॉर्ड तीनों लेवल पे 2, 7, 11 कॉम्बाइनली एक्टिवेट हो रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो प्रश्नकर्ता का क्वेश्चन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी होगी या नहीं होगी, इनका क्वेश्चन यस में आएगा कि आपकी बहन की शादी जरूर होगी। अब हम चेकिंग करेंगे 11th कस्पल सबलॉर्ड। देखिए, इनके एल्डर सिस्टर के केस में 11th कस्पल सबलॉर्ड आएगा केतु। अब ये जो केतु है वो शनि के नक्षत्र में है, और केतु खुद अपना ही सबलॉर्ड है। तो उस केस में प्लैनेट लेवल पे सिग्निफाई हो रहा है 1, 2, 8, 9, 10, 11। शनि सिग्निफाई कर रहा है 8, 9 और 11। और फिर से सबलॉर्ड लेवल में भी 1, 2, 8, 9, 10, 11 सिग्निफाई हो रहा है। अर्थात प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड लेवल में तीनों में कंबाइनली दूसरा और 11वां भाव सिग्निफाई हो रहा है, जो कि मैरिज के लिए सपोर्टिंग हाउसेस है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इनकी जो मैरिज होने वाली है वो जल्द ही होने वाली है। अब पिछले स्लाइड में हमने ये तो पता लगा लिया कि इनके एल्डर सिस्टर की होरारी चार्ट में मैरिज की प्रॉमिस है और मैरिज जल्द ही होने वाली है, वो हमको दर्शा दिया। अब हमको रूलिंग प्लैनेट्स को विचार में लेना है। हमने ऑलरेडी रूलिंग प्लैनेट्स निकाल दिया है, जो कि मार्स, मरकरी, केतु, मार्स एंड वीनस। पहले मार्स की बात करते हैं। देखिए, मंगल इस चार्ट में बीइंग 6th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है 6, 11। मंगल का नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा, जो कि 2, 10 सिग्निफाई कर रहा है। और सबलॉर्ड है मरकरी, जो कि बीइंग फर्स्ट एंड फोर्थ लॉर्ड 9 में बैठा है, तो 1, 4, 9 सिग्निफाई हो रहा है। तो मंगल कुल मिलाकर मैरिज के जो फेवरेबल हाउसेस 2, 7, 11 हैं, उनमें से सेकेंड और 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है प्लैनेट एंड स्टार लेवल में। और प्लैनेट लेवल में एक जो एडवर्स हाउस है, छठा हाउस, उसको भी सिग्निफाई कर रहा है। और सबलॉर्ड लेवल में वो न्यूट्रल रह रहा है, ना ही सपोर्ट कर रहा है ना ही अपोज कर रहा है। अब हमारे दूसरे रूलिंग प्लैनेट मरकरी की बात करते हैं। देखिए, मरकरी यहाँ पे 1, 4, 9 सिग्निफाई कर रहा है प्लैनेट लेवल पे। अब मरकरी की स्टार लॉर्ड है शनि, जो कि 8, 9, 11 सिग्निफाई कर रहा है। मरकरी की सब लॉर्ड है वीनस, और वीनस यहाँ पे एज सब लॉर्ड 5th, 11th एंड 12th हाउस सिग्निफाई कर रहा है। तो मरकरी प्लैनेट लेवल पे न्यूट्रल है, नक्षत्र लेवल पे 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि मैरिज के लिए फेवरेबल हाउसेस है। और सब लॉर्ड लेवल पे मैरिज के लिए एक फेवरेबल हाउस, जो कि 11th हाउस, उसको सिग्निफाई कर रहा है। और मैरिज के लिए एक एडवर्स हाउस, जो कि 12th हाउस है, उसको सिग्निफाई कर रहा है। तो मरकरी भी कुल मिलाकर मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है। अब केतु की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु शनि के नक्षत्र में है, और केतु खुद का ही सबलॉर्ड है इस केस में। केतु सिग्निफाई कर रहे हैं 1, 2, 8, 9, 10, 11, और शनि सिग्निफाई कर रहा है 8, 9, 11। तो केतु जो है वो प्लैनेट लेवल पे, स्टार लॉर्ड लेवल पे और सबलॉर्ड लेवल पे, तीनों लेवल पे मैरिज की जो फेवरेबल हाउसेस हैं, सेकंड और 11th हाउस, उनको सपोर्ट कर रहा है। और किसी भी तरह का एडवर्स हाउस, जो कि छठा और 12वां भाव है, उसको सिग्निफाई नहीं कर रहा। अब शुक्र की बात करते हैं। देखिए, शुक्र यहाँ पे प्लैनेट लेवल पे 5, 11, 12 सिग्निफाई कर रहा है। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा बीइंग सेकंड लॉर्ड 10th में बैठा है भाव चलित में, तो वो 2, 10 को सिग्निफाई कर रहा है। शुक्र के जो सबलॉर्ड है इस होरारी चार्ट में वो शनि है, जो कि 8, 9 और 11 को सिग्निफाई कर रहा है। तो शुक्र प्लैनेट लेवल पे 11th हाउस के साथ साथ 12th हाउस भी सिग्निफाई कर रहे हैं, अर्थात मैरिज के रिलेटेड मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है। नक्षत्र लेवल पे एक अच्छे भाव को सिग्निफाई कर रहा है, और सबलॉर्ड लेवल पे एक अच्छे भाव को सिग्निफाई कर रहा है। तो आप अगर ये जो रूलिंग प्लैनेट्स निकले इनको क्लोजली स्टडी करेंगे,
तो ये जो प्लैनेट केतु है वो तीनों लेवल पे मैरिज के लिए जो फेवरेबल हाउसेस हैं उन्हीं को सिग्निफाई कर रहा है, कोई भी एडवर्स भाव को सिग्निफाई नहीं कर रहा। वेरेज अगर हम मंगल, मरकरी या वीनस की बात करें तो ये किसी ना किसी लेवल पे प्लैनेट के लिए जो एडवर्स हाउसेस है इसको भी सिग्निफाई कर रहे हैं, जो कि मिक्स्ड रिजल्ट में आता है। तो इससे हमको क्या स्पष्ट हो गया कि इनकी जो मैरिज है देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी वो जो होरारी चार्ट में केतु की दशा है उस दशा में ही हो जाए। अब देखिए, प्रश्नकर्ता जिस टाइम पे अपना प्रश्न लेके आए थे तो उस टाइम पे उस होरारी चार्ट में जो दशा चल रहा था वो चल रहा था केतु, राहु और जुपिटर का, जो कि 22 मार्च 1972 से लेके 12 ऑफ में 1972 तक था। अब पहले हम महादशा लॉर्ड के बारे में बात करते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि केतु अपने प्लैनेट, स्टार और सबलॉर्ड लेवल पे मैरिज को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। अब राहु की बात करते हैं। राहु प्लैनेट लेवल पे 3, 7, 8, 9, 10, 11 सिग्निफाई कर रहा है। राहु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य बिंग थर्ड लॉर्ड 10th में बैठा है, तो नक्षत्र लेवल पे 3, 10 को सिग्निफाई कर रहा था। अब राहु के जो सबलॉर्ड है वो केतु है और केतु सिग्निफाई कर रहा है 1, 2, 8, 9, 10, 11। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो आपको 2, 7 और 11 का जो कॉम्बिनेशन है मैरिज का वो राहु के प्लैनेट और सबलॉर्ड लेवल में आपको मिल जाएगा। और कोई भी एडवर्स भाव जो छठा और 12वां भाव है आपको केतु के महादशा और राहु के अंतरदशा में एक्टिवेट होता हुआ नहीं मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैरिज है वो केतु की महादशा और राहु की अंतरदशा एज पर तो होरारी चार्ट होने वाली थी। और चूंकि ये मैरिज जल्द ही होने वाली थी तो अभी प्रत्यंतर दशा की बात करते हैं। प्रश्नकर्ता जब क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे होरारी चार्ट में बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। अब देखिए, इस चार्ट के लिए जो बृहस्पति है वो बिंग 7th एंड 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया है, तो वो प्लैनेट लेवल पे 6, 7, 10 को सिग्निफाई कर रहा था। अब इस होरारी चार्ट में बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी था शुक्र, और शुक्र यहाँ पे 5, 11, 12 सिग्निफाई कर रहा है। इस बृहस्पति का जो सबलॉर्ड था इस चार्ट में वो भी था शुक्र, और फर्दर वो 5, 11, 12 सिग्निफाई कर रहा था। तो अगर हम बृहस्पति के केस में प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड तीनों को मिलाएं तो इसमें मैरिज के जो पॉजिटिव भाव हैं 7 और 11th हाउस ये सिग्निफाई होने के साथ साथ मैरिज के जो एडवर्स दो भाव हैं छठा और 12वां भाव वो प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड तीनों लेवल में सिग्निफाई हो रहा था, जिसके वजह से बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा में ये मैरिज की बात तो चलती मगर फ्रक्टिफाई होने की पॉसिबिलिटी भी कम था, क्योंकि बृहस्पति के केस में मैरिज के फेवरेबल हाउसेस के साथ साथ उसके जो एडवर्स हाउसेस के कॉम्बिनेशन हैं वो भी एक्टिवेट हो रहा था। अब हम शनि के प्रत्यंतर दशा की बात करते हैं। देखिए, शनि बिंग 8th एंड 9th और 11th में बैठा है, तो प्लैनेट लेवल पे 8, 9, 11 सिग्निफाई कर रहा था। अब शनि इस होरारी चार्ट में चंद्रमा के नक्षत्र में था और चंद्रमा बिंग सेकंड लॉर्ड 10th में बैठा था, तो नक्षत्र लेवल पे 2, 10 सिग्निफाई हो रहा था। अब शनि की जो सबलॉर्ड था इस केस में वो भी चंद्रमा था, यानी कि वो भी 2, 10 सिग्निफाई कर रहा था। तो शनि के केस में कुल मिलाकर देखेंगे प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड लेवल पे यहाँ पे 2, 11 हाउस एक्टिवेट हो रहे थे, जो कि मैरिज के लिए फेवरेबल हाउसेस हैं, और 6 और 12 हाउस किसी भी ओर से एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, जो कि मैरिज के लिए एडवर्स हाउसेस हैं। तो अगर आप इनकी दशा को देखें तो इनकी जो मैरिज है क्योंकि जल्दी होने वाली थी, तो केतु की महादशा, राहु की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा ये सिग्निफाई कर रहा था। इन नेटिव की जो एल्डर सिस्टर है इनकी जो मैरिज है वो 29 ऑफ मई 1972 में हुई थी। उस टाइम पे केतु की महादशा, राहु की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। अब हमने होरारी चार्ट में जो दशा लगाए हैं उससे हमको मैरिज की तो पता चल गई किस ड्यूरेशन में होने वाली है। जिस दिन मैरिज हुई थी उस रात की जो गोचर अगर हम लगाएं तो हमको और भी क्लियरली रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, अब हम क्या करते हैं, 29 ऑफ मई 1972 के रात में जो चार्ट जनरेट हो रहा है ट्रांजिट का, उसमें चूंकि इनके एल्डर सिस्टर के केस में होरारी चार्ट में मिथुन लगन आ रहा था, तो 29 में 1972 के रात में जो ट्रांजिट चार्ट आ रहा था हम उसको रोटेट करके मिथुन लगन बना देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि हमको 3 ट्रांजिट मेनली चेकिंग करना है। बृहस्पति की ट्रांजिट ईयरली इवेंट के लिए, सूर्य की मंथली इवेंट के लिए और चंद्रमा की डेली इवेंट के लिए। देखिए,
इनके केस में जो बृहस्पति है वो 13 डिग्री सजिटेरियस में था, अर्थात मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पे केतु जो है वो कर्क राशि में बैठा हुआ था, जो कि इस होरारी चार्ट के लिए सेकंड भाव है। तो बृहस्पति जो है वो अपने गोचर में सेकंड हाउस सिग्निफाई कर रहा था। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य उस दिन 14 डिग्री टॉरस से जा रहा था, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र से। चंद्रमा उस रात को बीइंग सेकंड लॉर्ड ऑफ होरारी चार्ट 7th हाउस में बैठा था, अर्थात 2-7 सिग्निफाई हो रहा था। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा 0 डिग्री सेजिटेरियस में था, अर्थात केतु के नक्षत्र में, और उस ट्रांजिट चार्ट में केतु कर्क राशि में बैठा था, जो कि होरारी चार्ट में सेकंड भाव में लय कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप जुपिटर, सन और मून की ट्रांजिट देखें तो उस दिन सेकंड भाव और 7th भाव जो है वो नक्षत्र लेवल पे एक्टिवेट हो रहे थे। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 14 अप्रैल 1972 में ये जो प्रश्नकर्ता है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था अपने एल्डर सिस्टर के मैरिज के बारे में, वो 29 ऑफ मई 1972 के रात को फलीभूत हो गया था। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। नमस्ते।